ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के परिवहन क्षेत्र में भविष्य की सवारी उस समय हकीकत बन गई जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई को लेकर संसद पहुंचे। यही नहीं, ऊर्जा भवन में आज टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक अहम MOU भी साइन हुआ। इसके साथ ही काशी को देश की पहली हाइड्रोजन जलयान की सौगात भी मिली। किस तरह से ये कदम पर्यावरण ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजर साबित होंगे, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो आज संसद परिसर एक अनोखे नज़ारे का गवाह बना जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हाइड्रोजन से चलने वाली कार चलाकर संसद पहुंचे। केंद्रीय मंत्री की हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई कार जैसे ही संसद भवन के पास रुकी, लोगों का ध्यान उसी ओर आकर्षित रहा। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रहलाद जोशी ने कार की तारीफ की और ये कहा कि ये सवारी बेहद स्मूथ है, शांत है, आरामदायक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीरो एमिशन वाली ये कार भारत के स्वच्छ भविष्य को गढ़ने में हाइड्रोजन मोबिलिटी की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है। I took it over in MNRA office, Atal Urja Bhavan, and I have personally driven it till this parliament. ये तो क्लीन एनर्जी का हम इधर लाया है। पार्लियामेंट में भी जो थोड़ा वातावरण ठीक नहीं है, नॉइस वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं ना, वो नॉइस कम होकर अच्छा पार्लियामेंट का ये पॉलिटिकल अपोजिशन जो करते हैं वो भी क्लीन हो जाएगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। इससे पहले ऊर्जा भवन में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा संस्थान के बीच मोबिलिटी सेक्टर में हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। और इस संदर्भ में DD न्यूज संवाददाता अजीत द्विवेदी से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये पहल ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है जो न केवल प्रदूषण को कम करेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी। प्रहलाद जोशी सेकेंड जनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल जो है उसको लेकर पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं और ये मिराई जो है सेकेंड जनरेशन हाइड्रोजन व्हीकल है। सर, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है और दिखने में साउंड इवन साउंड में भी एक क्लीन है। सर, ये नो नॉइस। सर, किस तरह का MOU हुआ है और किस तरह से इसको आगे प्रमोट किया जाएगा? 2 बरस के लिए इसका टेस्टिंग होगा, भारत के कंडीशन में अलग अलग टेरेन में होगा और ये टेस्टिंग करके इधर अगर कुछ भी चेंज करना है, सुधारना है तो नाइस और टोयोटा किर्लोस्कर के हमारा गुलाटी साहब दोनों मिलके ये कर रहे हैं। तो इसलिए 2 वर्ष अलग अलग जगह इस गाड़ी को हम चलाएंगे और नाइस इसके बारे में रिसर्च करेंगे, टोयोटा भी करेंगे। दे हैव डन एक्सेलेंट जॉब, आई कांग्रेचुलेट देम। कब तक सर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको ये नॉर्मल हो जाएगा? तो अभी टेस्टिंग चलेगा, तब तक हाइड्रोजन का भी हमारा जो मिशन है, मिशन के द्वारा जो हम PLI वगैरह उसमें देके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा व्यवस्था खड़ी कर दिया है, उसमें जब तब हाइड्रोजन तैयारी भी बड़ी मात्रा में शुरू होगा मैन्युफैक्चरिंग, तब तक ये गाड़ी का भी हमने जो टेस्टिंग वगैरह करके ये हम पक्का कर रहे थे सब इंडियन कंडीशन में कैसे ये सूट करते हैं वो देख के थोड़ा कुछ इधर उधर चेंज करना है तो करके वी विल डेडिकेट इट टू द पीपल ऑफ द कंट्री। थैंक यू। तो 2 साल तक ये टेस्टिंग पे रहेगा और ये जो व्हीकल है ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है और सेकंड जनरेशन ये व्हीकल है और 2 साल तक जो है जो राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा संस्थान है उसके साथ में जो MOU साइन हुआ है टोयोटा किर्लोस्कर का, और तमाम जो भारत की जो वेदर कंडीशन है वहाँ पर इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको जो है आम लोगों के लिए जो है उपलब्ध कराया जा सकेगा। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और आज का दिन कई मायनों में खास रहा है क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहर कहे जाने वाले काशी यानी वाराणसी में भी आज देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले जलयान के संचालन की शुरुआत हुई। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है क्योंकि इसका निर्माण भारत में किया गया है। ये जहाज हाइड्रोजन ईंधन पर चलेगा जिससे आवाज़ नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड
जो कोचीन केरला में है, उन्होंने अपने इंडियन टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ही इस जहाज बनाया है और ये जहाज हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से नहीं, यानी कि क्लीन एनर्जी से चलेगा। यहां कोई आवाज नहीं होगा, देयर विल बी नो लाइक साउंड पोल्यूशन, नो स्मोक। सो एक सीमलेस मूवमेंट होगा, जिस मूवमेंट में जो भी सवारी रहेगा उसको बहुत शांत मिलेगा। तो इसलिए आज काशी विश्वनाथ धाम को दुनिया के बड़े आकर्षणीय एक पर्यटक की केंद्र बिंदु बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से हम लोगों ने कदम उठाया है। तो जल और थल में भारत की ग्रीन ड्राइव, और ये कैसे होगी ये भी आपको बता देते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए, जो असल में जिसे कहा जा सकता है कि एक छोटी बिजली बनाने वाली मशीन के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसमें कोई पेट्रोल या डीजल नहीं जलता है, बल्कि हाइड्रोजन और हवा आपस में मिलकर बिजली बनाते हैं। गाड़ी की जो टैंक होता है उसमें हाइड्रोजन भरी होती है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर जाता है, जहाँ बाहर की हवा से आए ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो बिजली है, जो एनर्जी है वो बनती है और यही मोटर को चलाती है और इससे बढ़ती है गाड़ी आगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस प्रक्रिया में न धुआं निकलता है, न कार्बन निकलता है, सिर्फ पानी की भाप निकलती है। तो क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी का अहम स्रोत भी इसे कहा जा सकता है। अपने आप में कितना ये महत्वपूर्ण है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय बाकरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, और विक्रम गुलाटी हमारे साथ जुड़े हैं जो कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं टोयोटा के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अभय जी, आपसे समझना चाहेंगे जो आज का दिन है वो कितना ख़ास कहा जा सकता है, कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जो ग्रीन मोबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं और उस दिशा में जो सरकार के विजन की बात करते हैं वो हकीकत में तब्दील होने की शुरुआत। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हम ग्रीन मोबिलिटी या ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कहते हैं, ये एक्चुअली हमारे भविष्य का ईंधन है या भविष्य की ऊर्जा है और इसलिए बहुत अहम आज का दिन है, क्योंकि अब हम एक जो मोबिलिटी सेक्टर है इसमें भी एक शुरुआत कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि 2003 में इसको लॉन्च किया गया था, 2023 में लॉन्च किया था। इसका 2030 तक का जो टारगेट्स है 5 मिलियन टन का, उसमें डिफरेंट सेक्टर्स को हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सेक्टर्स जो पहले ही हाइड्रोजन को उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ अनेक ऐसे सेक्टर जहाँ की अभी तक हाइड्रोजन की कोई दस्तक नहीं थी, उसमें हमने शुरुआत करनी है। और इस दिशा में पहले हम ट्रक्स और बसेस जो कि हैवी व्हीकल्स हैं उसमें सबसे पहले करना चाहते हैं। उसके आगे धीरे धीरे इसको कार, फिर 3 व्हीलर 2 व्हीलर तक जाना चाहते हैं। तो आज का जो ये प्रयास है जो एमएनआरई में हुआ है, टोयोटा किर्लोस्कर जो उनका मिराई FCEV है, उसके साथ में NIIC जो हमारा सौर ऊर्जा संस्थान है, उनके बीच ये MOU है। कार की टेस्टिंग की जाएगी, कैसे अलग परफॉर्मेंस देखा जाएगा और इसका जो ओवरऑल इफिशिएंसी और हाइड्रोजन का जिस तरह उपयोग होता है उस पर एक जांच होगी। और फिर आने वाले दशकों में हाइड्रोजन एक नया ईंधन बनेगा। जो फॉसिल फ्यूल है हमारे डीजल, पेट्रोल, इन सबको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा और ये एक भविष्य का ईंधन उभर के आएगा। बिल्कुल, भविष्य का ईंधन जो है वो उभर कर आएगा। हमारे साथ शुभमय भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी हमारे साथ अब जुड़ेंगे, लेकिन शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आज का दिन है वो काफ़ी अहम है, ये तो सबको पता है, लेकिन किस तरह से इसकी अहमियत आम लोगों के लिए है और देश के लिए है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए है? और शुभमोई जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हम बात करते हैं, 19,700 करोड़ का ये मिशन जो है इसकी शुरुआत हुई थी इससे, और एक बड़ा लक्ष्य इसका रखा गया है। सीधे सीधे जो सवाल हम शुभमोई जी से कर रहे थे वो आपसे समझना चाहेंगे कि इससे देश को क्या फ़ायदा होगा, इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, क्योंकि अभी तक हम जो देश की ऊर्जा यूज करते हैं इसमें दो तरह के हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत
हम यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और जो बाकी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, जैसे कि जिसको हम मॉलिक्यूल या फ्यूल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हमने इतने सालों से उपयोग किया था कोयले के द्वारा, हमने उसमें अब रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का समावेश कर लिया है, और इसकी स्थापित ऊर्जा अब लगभग 50% हो चुकी है। 250 गीगावाट हमारा नॉन फॉसिल है और 250 गीगावाट कोल और जो गैस का है। लेकिन जब हम ऐसे सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट में अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी आ चुकी है, लेकिन शिपिंग हुआ, सिविल एविएशन हुआ, काफी इंडस्ट्रीज है जहां हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है, जहां डायरेक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल फ्यूल की जरूरत है। एक ऐसा ईंधन जो रिन्यूएबल एनर्जी से बने लेकिन उसको उपयोग में लिया जाए। तो आने वाले वर्षों में एक तो सबसे बड़ा जो देश को फायदा होगा वो हम धीरे धीरे जो हमारे आयात जो है क्रूड ऑयल पे है या गैस पे है, उसको धीरे धीरे कम करना चाहेंगे। जहां भी गैस यूज होता है या गैस को किसी दूसरे रूप में यूज किया जाता है, उसको धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। ये फर्टिलाइजर सेक्टर हो सकता है, रिफाइनरी सेक्टर हो सकता है। इसी तरह यदि मोबिलिटी की बात करें जहां हम पेट्रोल और डीजल यूज कर सकते हैं, हेवी हॉल्स में डीजल यूज होता है, तो डीजल और पेट्रोल को भी एक एक करके हम इसको बदलाव में लाएंगे। और क्योंकि ये सारा जो ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ दो चीजों से बना है, एक रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर और विंड से आता है, हमारे पास बहुत मात्रा में उपलब्ध है, और इसी तरह पानी आप सी वाटर से भी ले सकते हैं उसको डील करके। तो एक ये रिन्यूएबल फ्यूल जब बन जाएगा तो देश में जो आयात हो रहा है उससे कमी आएगी। आने वाले 8 से 10 वर्षों में इसकी कीमत इतनी हो जाएगी कि हम बाकी ईंधन को हम धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे, और इससे सभी उपभोक्ता जितने हैं सभी सेक्टर्स में, जो नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर्स में हैं, उनको एक सरल एक रिन्यूएबल ईंधन अवेलेबल रहेगा एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। बिल्कुल, एक जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, और इसी दिशा में ये भी काफ़ी अहम हो जाता है कि 2030 तक हाइड्रोजन व्हीकल का जो एक बड़ा बाजार बनाने की तैयारी देश को हो रही है, उस दिशा में किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए डेवलप करने की ज़रूरत है, किस तरह से उस दिशा में भी काम किया जा रहा है? जी, अभी तक जैसा मैंने कहा कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेटअप कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, 19,700 करोड़ का ये हाइड्रोजन मिशन है, 2030 का लक्ष्य है 5 मिलियन टन का। लेकिन हमारे देश में क्योंकि सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी अवेलेबल है, और पानी भी अच्छी बहुत आयत में है, तो जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो अपने देश के लिए ही नहीं, पहली बार हम देश में ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। अभी तक हम एनर्जी को इंपोर्ट कर रहे थे। आने वाले वर्षों में जब 2030 में जब हम ये कैपेसिटी स्टैब्लिश कर लेंगे अपने भारतवर्ष में, तो एक तरह से हम अपने प्रोड्यूसर्स अब हमारी एनर्जी को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट इतना आसान नहीं है बाकी देशों में। आप इलेक्ट्रिसिटी को यूरोप या बाकी दूर के देशों में जापान तक नहीं भेज सकते, लेकिन रिन्यूएबल जो हाइड्रोजन है इसको आप अमोनिया या मेथनॉल में कन्वर्ट करके इनको भेज सकते हैं। यूरोप की सारी इंडस्ट्री इसका यूज कर सकती है, क्योंकि हम एक अफोर्डेबल प्राइस में बनाएंगे। तो इससे एक तो एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़े द्वार खोलेंगे, हमारी कैपेसिटी और आगे बढ़ेगी, तो इससे देश के जितने प्रोडक्शन प्लांट्स हैं उनको एक अच्छा एक्सपोर्ट का मार्केट मिल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हैं, आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमोय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो परंपरागत ईंधन है उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी है और अपने आप में सस्ता और सुलभ भी होगा, और सरकार लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, कितना बड़ा ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आम लोग हैं उनकी जेब के लिए तो ये अच्छा होगा ही, जिस तरह से इसके निर्यात की भी बात चल रही है तो अर्थव्यवस्था को कितनी गति देगा, कितना बड़ा ये आर्थिक विजन है सरकार का? बहुत बड़ा, और इसलिए हम बहुत बड़ा कहते हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन का जिस तरह से जब अपने जी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी ही नहीं, साथ में इन्वेस्टमेंट्स की बहुत बड़ा एक बदलाव आ रहा है। साथ में हम जिस तरह की कंपनीज की बात करें, उन सारे कंपनीज को अपना पोजीशन जिसे कहते हैं चोटी का पोजीशन देना, साथ में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलाव करना, तो सब मिला के ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा पैमाने का ये जो शिफ्ट है, इसका अंदाजा हमें जैसे जैसे इसका क्षेत्र फैलता जाएगा उसका हमें पता चलेगा।
अभी क्योंकि हम पूरा जितने ऑयल इकोनॉमी पे, हमारा भारत का जो पूरा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी है वो ऑयल पे ही निर्भरशील है, उससे अगर हम शिफ्ट करके हाइड्रोजन की तरफ अगर शिफ्ट हो रहे हैं, तब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्केल का हम इन्वेस्टमेंट्स और चेंज बदलाव की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमें हर पहलू में देखने को मिलेगा और हमारे देश के हर जनता को ही ये चीज का एहसास होना शुरू होगा कि कितने इसके प्रोसेस में कितने सारे चेंजेस आएंगे। एक बहुत बड़ा जो चेंज आएगा, जो जिसके बारे में लोग हमेशा बात करते हैं कि पोल्यूशन का, एक पोल्यूशन के मामले में हम एक बहुत बड़ा जीत हासिल करेंगे अगर हाइड्रोजन हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पैमाने पे हम इस्तेमाल कर सके तो। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम इसे एक बड़े ही कदम के रूप में देख रहे हैं और काफ़ी अहम भी ये हो जाता है, और सबसे अहम बात इसमें यह है कि ये जो है स्वदेशी भी है, तो अपने आप में जो मेक इन इंडिया है उसको ये कितना मजबूती दे रहा है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो मिशन है इसकी शुरुआत ही इस तरह की गई है कि इसमें कम से कम 12 से 13 मिनिस्ट्रीज एक साथ इन्वॉल्व है। तो ये जो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यदि हम शुरुआत करें तो जब हाइड्रोजन बनेगा तो रिन्यूएबल हमारे पास कैपेसिटी आ चुकी है, तो इसकी जो सप्लाई है, जो रिन्यूएबल विद्युत है या जो गैर पारंपरिक जो विद्युत है, उसके कारण हमारे यहाँ कैपेसिटी इस्टेब्लिश हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इसका हम उपयोग करेंगे और अलग अलग सेक्टर्स में करेंगे तो ये सारा मेक इन इंडिया को इसको फायदा देगा। अब हमने इसके लिए स्टील के पायलट शुरू किए, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके हम लोग ग्रीन स्टील बनाना चाहेंगे, तो ये एक नया टेक्नोलॉजी आएगा। इसी के तरह ग्रीन शिपिंग हुआ, तो ग्रीन शिपिंग में जितने हमारे जहाज हैं, अभी आपने एक बताया छोटी नाव है, लेकिन आगे जाके मेथेनॉल पे, ग्रीन मेथेनॉल पे बड़े बड़े जहाज चलेंगे। तो ये भी एक मेक इन इंडिया के फायदा हो कि हमारा मेथेनॉल सारे जहाज की कंपनी है, जो देशी नहीं, बाकी जितने विदेश के जहाज हमारे यहाँ या हिंद महासागर से गुजरेंगे वो हमसे ग्रीन फ्यूल लेंगे। इसी के साथ हमने अब मोबिलिटी के बारे में बात करी है, तो इसके लिए हमें नए बसेस मिलेंगे, नए ट्रक्स मिलेंगे जो कि हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी पे अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे, वैसे मोबिलिटी करेंगे। इसके साथ साथ अब हम चाहते हैं कि और जितने क्षेत्र हैं, फर्टिलाइजर में हम ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन करके इसको हम जो ग्रे अमोनिया इंपोर्ट होता है उस आयात को हम कम करेंगे। इस ग्रीन अमोनिया को फर्टिलाइजर के अलावा और भी दूसरे पेट्रोकेमिकल्स है उसमें भी उपयोग करना चाहेंगे। तो इस तरह ग्रीन हाइड्रोजन एक ईंधन न बन के, बल्कि जितने टेक्नोलॉजीज नहीं आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में एक नए नए प्रयास होंगे। हमने एमएसएमई से बात करी है, वो भी काफी एक्साइटेड है, वो स्टोरेज की टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, फ्यूल सेल यहाँ बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर यहाँ बनाना चाहते हैं। काफी इंडस्ट्री को हमने अवार्ड भी कर दिया है सारे ऑप्शन। तो इस तरह ये सारा एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनेगा और अंत में हम चाहते हैं कि अलग अलग हब्स तैयार हो। हमने कांडला, पारादीप, तुतीकोरिन, विशाखापत्तनम इस तरह के हब्स बनाए हैं। इन सारे हब्स में ग्रीन हाइड्रोजन की नई इंडस्ट्रीज आएंगी, उनके इस्तेमाल के लिए, कंजम्पशन के लिए नए नए इंडस्ट्री वहां पे बैठेंगी। तो एक तरह से एक नया इकोसिस्टम बनेगा और एक नया एक इकोनॉमी डेवलप होगी जो कि पूरे ग्रीन हाइड्रोजन के इर्द गिर्द रहेगी और ये सारे सेक्टर इससे प्रभावी होंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारा जो मुख्य आयात है फॉसिल एनर्जी का, उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी अगले 2 दशकों में। बिल्कुल, इसीलिए इसे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा रहा है। विक्रम गुलाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंट्री हेड हैं टोयोटा के। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अलग है इस कार में और कैसे और कब तक ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। ये जो गाड़ी है ये पहली बार 2014 में मार्केट में कमर्शियली उतारी गई थी
अब तक इसकी सेकंड जनरेशन 2020 में आई और अब तक 28,000 तकरीबन गाड़ी दुनिया भर में बेची गई है। इस गाड़ी में खास ये है कि ये हाइड्रोजन को यूज करती है फ्यूल सेल के माध्यम से बिजली बनाकर, और इसका जो एग्जॉस्ट होता है उसमें केवल पानी निकलता है, कोई और गैस प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं होता, जिसके कारणवश ये अमंग्स द क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजीज है। तो इस गाड़ी में तकरीबन 5.4 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोर कर सकते हैं एट 700 बार प्रेशर, जिसके चलते ये आपको 650 किलोमीटर की आपको ड्राइविंग रेंज दे देती है। और इसका रिफ्यूलिंग टाइम जो है वो उतना ही है जितना टाइम आपको पेट्रोल या डीजल भरने में लगता है, यानी कि 4-5 मिनट। इस गाड़ी को लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, वैसे ही इस हाइड्रोजन गाड़ी को लाने के लिए देश में हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशंस होने जरूरी हैं, जो कि सरकार काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है और काफी जल्द काम कर रही है, जिसके चलते काफी अग्रसर तरीके से मेरे ख्याल से डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल जो होता है वो आमजन के मन में ये भी होता है कि कितनी किफायती ये रहेगी। देखिए, दुनिया में इसका अभी प्राइस रफली $50,000 to $60,000 है, और इसकी रनिंग कॉस्ट डिपेंड करती है द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन में, डिस्पेंस्ड हाइड्रोजन। जैसे कि कई बड़ी कंपनियों ने अनाउंस किया है कि बाय 2030 वो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट को $1 पर केजी ले आएंगे, तो आप समझिए कि ₹100 पर किलो, और अगर डिस्पेंसिंग कॉस्ट लगाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सारा बेसिकली इसमें जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस या किफायती कितनी रहेगी वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की कॉस्ट क्या है। 1 किलो में ये गाड़ी 120 किलोमीटर चल जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन की कॉस्ट अगर तकरीबन लेट अस से ₹10 भी होती है तो पर किलोमीटर ₹12 रनिंग का आ जाता है। तो अभी टोटली डिपेंड करता है कि डिस्पेंसिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या रहने वाली है। बिल्कुल। शुभमोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोही जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है सरकार जो है लगातार इस दिशा में काम कर रही है और एक बड़ा जो है इकोसिस्टम इसके लिए तैयार किया जा रहा है, बड़ी संभावनाएं हैं इसमें रोजगार के लिए भी और स्टार्टअप्स के लिए भी। बिल्कुल, रोजगार के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि एनर्जी का जब बदलाव इतना बड़े पैमाने पे होगा तो उसके बहुत सारे पहलू हमारे सामने आएंगे। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि इसके जो हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन जो बनेंगे जी, वो जो हाइड्रोजन आर्किटेक्चर जो बनेगा पूरा देश में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्रोत है, और वो हमें एक टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, बहुत सारी चीजों का संभावना हमारे सामने खोल देता है। तो हम इसकी तरफ काफी आशान्वित है। जी, अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। अभय जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। जिस तरह से हाइड्रोजन के प्राइस की बात हो रही है और इसके जो फ्यूलिंग स्टेशंस हैं इसकी बात हो रही है, इस दिशा में कैसे काम चल रहा है, और साथ ही जो अदर चैलेंजेस हैं या और जो कंपनियां हैं उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की बातचीत चल रही है। आज एक MOU साइन हुआ है। जी, हमने जैसे आपने की पहली चीज कि हाइड्रोजन की कॉस्ट कितनी होगी, पहले बात चली थी $5, $5.5, ₹500, ₹600। अब उसके साथ में अभी जो टेंडर कुछ निकले हैं, कंपनी के बारे में बात की, IOCL हुआ या HPCL, ये लगभग ₹330 प्रति किलोग्राम के हिसाब से आया है। उसके अलावा यदि हमने अमोनिया का जो अभी दाम देखा है, ग्रीन अमोनिया जो कि हाइड्रोजन से बनेगा, उसका लगभग $600 पर टन के हिसाब से आया है। तो ये जो दाम है पूरे दुनिया में सबसे कम माना जा रहा है। बाकी दुनिया में करीब $900 के आसपास है, 900 से 950। तो इसको यदि देखा जाए तो हम एक तो कंजम्पशन के दिशा में, और जो जिस तरह दाम आगे गिरने की उम्मीद है, इलेक्ट्रोलाइजर 15 कंपनी को इलेक्ट्रोलाइजर के लिए अवार्ड किया हुआ है, 18 कंपनी को हाइड्रोजन के बड़े प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए हैं। इसके अलावा जैसे कि रिफाइनरी के बाद 6 रिफाइनरीज ने अपने टेंडर किए हैं, उसमें 3 ने फाइनलाइज कर लीजिए, 13 फर्टिलाइजर यूनिट्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स
अब कंक्लूड कर रहे हैं, इसके लिए अच्छे दाम मिले हैं। अब आगे जाके जैसे कहा गया कि हमने स्किलिंग पे इस पे ध्यान दिया है, हमें लग रहा है कि लगभग 5 से 6 लाख जॉब्स इसमें क्रिएट होंगे 2030-32 तक। हम ये हमारा ये लक्ष्य है कि हाइड्रोजन का दाम लगभग 200 रुपए तक आ जाए 2032 तक। इसके अलावा स्टार्टअप की आपने बात कही, हमने स्टार्टअप्स के लिए एक चैलेंज डाला था, जिसमें एक चैलेंज ये था जो विक्रम जी ने बिल्कुल सही कहा कि कैसे हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, आज ये सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन फ्यूलिंग स्टेशन हमारे यहाँ बाकी गैस और इसके लिए बनते आए हैं, तो हाइड्रोजन की फ्यूलिंग स्टेशन के लिए हमने स्टार्टअप चैलेंज किया है। बिल्कुल, बड़े स्तर पर जो है वो काम किया जा रहा है और काफ़ी कुछ इसमें जानने के लिए है, लेकिन समय हमारे पास इस वक्त सीमित है। बहुत शुक्रिया अभय जी आपका, विक्रम जी आपका और शुभमय भट्टाचार्य जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अपने आप में जो एक भविष्य का कदम कहा जाता था वो हकीकत में अब तब्दील हो रहा है और तमाम आयामों से, चाहे किफ़ायत कहें, चाहे आत्मनिर्भर भारत कहें और चाहे विश्व पटल पर एक बेहतर विकल्प जो है लाने की बात कहें और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये काफ़ी अहम बताया जा रहा है। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।